हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड 1662 टू 1700 वो पीरियड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये कंप्लीट होते ही 17वीं सेंचुरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेंगे। तो मैंने इससे पहले आप लोगों को एज ऑफ मिल्टन में जो पढ़ाया था, प्यूरिटन्स के बारे में, क्रॉमवेल के बारे में, उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स लिए थे, फिर रेस्टोरेशन पीरियड में अब ले रही हूँ। उसके बाद मैं ऑगस्टन एज जो है वो स्टार्ट करूँगी। ये हिस्ट्री अब सब कुछ लोगों के दिमाग में ही आ रहा होगा ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। अगर आप कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम की, और जैसे मैं इस समय जो कर रही हूँ एमपी टेट का मैंने सिलेबस रख रखा है और उस एमपी टेट के सिलेबस में जो कॉमन जो यूनिट्स हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में काम आती हैं, वेदर यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी या DSSB और एमपी टेट का तो है ही, उनकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं इसमें करवा रही हूँ। तो ये मेरी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। हालांकि हिस्ट्री की सीरीज़ मेरी पहले भी आई थी, लेकिन ये जो हिस्ट्री की सीरीज़ है भाई, उस समय मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो था नहीं और लेकिन बहुत प्यार आप लोगों ने उसको दिया। तो ये जो है ये मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको उससे भी ज़्यादा प्यार मिले। ये तो मतलब बहुत मतलब चीज़ें जब आपके पास हो जाती हैं तो आप और भी अच्छा उसमें करके दे सकते हैं। तो ये रेस्टोरेशन पीरियड है और इसको बारे में मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी, चलिए। रेस्टोरेशन पीरियड के बाद भाई ये एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। अगर आपको लगता है कि एक हम लोग की जो तैयारी चल रही है और उसको देखने के लिए कि हमारी तैयारी किस हिसाब से चल रही है, तो भाई जो उनको सिर्फ जो चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस बैच जिसमें लाइव क्लासेस होती हों, हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते हों, तो वो इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके इस प्रैक्टिस बैच को खरीद सकते हैं। और जो अपने आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड है। हमारा चैनल आपके लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए है और ऐप तो भैया पेड है। और इसके साथ ही ये हमारा लाइव बैच का है। लाइव बैच जो है वो चलता रहता है, हमारा ऑनगोइंग बैचेस चलते मतलब चलता रहता है। ये टीजीटी का बैच है। इसकी खूबी ये है कि ये 2 घंटा लाइव क्लास चलती है। इसमें जो है वो आपके 5 बुक्स जो हैं वो नोट्स के रूप में, जो हमारे खुद के कंपाइल करे हुए नोट्स हैं, वो आपके पास आते हैं। और इसके बाद ये हमारे जो हैं ये सारे वीडियो बैचेस हैं हमारे। DSSB का अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक उसका जो है भाई दोनों तरीके के बैचेस बिकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास DSSB का सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीडियो बैचेस हैं, टीजीटी और पीजीटी का, और उसमें नोट्स जो हैं वो जाते हैं। टीजीटी पीजीटी का एक ही बैच है क्योंकि DSSB में जो टीजीटी है उसमें पिछली बार लिटरेचर कम पूछा गया था, लेकिन कुछ DSSB का पता नहीं चलता। पीजीटी में भाई जो है वो 200 मार्क्स का लिटरेचर ही प्लस ग्रामर होता है, तो दोनों को ही नज़र में रखते हुए ये जो है बैच तैयार हुआ है। इसके अलावा यूपी टीजीटी का है, यूपी टीजीटी पीजीटी का कॉम्बो है, एक ग्रामर का है। ये सारे वीडियो बैचेस हैं और इसमें भी नोट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, अब ये हो गया ऐड और अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में समझते हैं। रेस्टोरेशन का मतलब क्या है? रेस्टोरेशन रीस्टोर करने का क्या मतलब है? रीस्टोर करने का मतलब होता है किसी चीज को पुनः स्थापित करना। क्या पुनः स्थापित करना? पुनः स्थापित हुई थी मोनार्की, यानी कि आप इसमें बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। रेस्टोरेशन भाई, इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि जब चार्ल्स फर्स्ट का जो राज था वो बहुत ही ज़्यादा एक पीपल वर नॉट एट ऑल हैप्पी इन ड्यूरिंग हिज रेन। तो क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, और जब पार्लियामेंट को रिजेक्ट कर दिया था तो पीपल थॉट कि जब हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी जाती है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंग। उनको बीहेडेड किया गया था 1649 में। उसके बाद जो है उससे पहले 1642 में थिएटर्स बंद करा दिए गए थे। 1649 में बीहेडेड किया चार्ल्स सेकंड, जो उनके बेटे थे, यानी कि चार्ल्स सेकंड, वो जो है उस समय फ्रांस भाग गए थे और जो है अपनी जान बचाने के लिए उसके बाद मिल्टन ने जो है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखकर लोगों के को शांत करने की कोशिश करी थी। एंड क्रॉमवेल ने कॉमनवेल्थ जो है वो उनका जो उसमें था वो शासन में आ गए थे। मगर आफ्टर सम टाइम 1658 में उनकी डेथ हुई, लेकिन उस समय लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे और लगा बस बहुत हो गया प्यूरिटनिज्म, बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हो गया है, नाउ इट शुड बी स्टॉप्ड।
एंड जो उनके ओलिवर क्रॉम्वेल के बेटे थे, ही कुड नॉट हैंडल द अफेयर्स एज स्मूथली एज हिज फादर डिड, तो इसलिए जो है मोनार्की को रीएस्टेब्लिश किया गया। खुद कहा गया हाथ जोड़ के कि आ जाइए और गद्दी पर बैठ जाइए। एंड Charles II came and he was restored to the throne, and the first thing what he did, he opened the theaters that were closed on for in 1840 in 1642, and the theaters got open in 1660 after a huge gap of 18 years. तो चलिए इसके साथ ही अब रेस्टोरेशन पीरियड को स्टार्ट करते हैं। The restoration refers to the restoration of the Stuart monarchy in England in 1660. देखिए, Queen Elizabeth belonged to the Tudor dynasty. James I belonged to Stuart dynasty. Charles I belonged to Stuart dynasty. And after the death of Charles I, there was a reign of Cromwell. He did not belong to any जो है any royal family. And जब चार्ल्स सेकेंड आए तो स्टुअर्ट डायनेस्टी जो है वो इंग्लैंड में उनका बोलबाला फिर से हुआ। 1660 में जो एक राजा का दोबारा से जो है वो राज्याभिषेक हुआ, डायनेस्टी जो है वो दोबारा स्टुअर्ट डायनेस्टी दोबारा से जो है वो आई। इट ऑल्सो मार्क द रिटर्न ऑफ द थिएटर। 18 साल बाद थिएटर खुले। 1642 में थिएटर्स क्लोज हुए थे। 1660 में चार्ल्स सेकंड ने आते ही थिएटर्स जो हैं वो खुलवाए। द टर्बुलेंट रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, द फादर ऑफ चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट 1600 to 1649, who became monarch of England in 1625 after the death of his father James I. जब वो राजा बने थे 1625 में, since the start of his reign, Charles had one fundamental disagreement with Parliament. Charles I की पार्लियामेंट के साथ कभी नहीं बनी, एंड उन्होंने जो है he called off the parliament. Charles thought he should be able to make any decisions he like. उनको लगता था कि वो कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं कह सकता। पार्लियामेंट बिलीव दे शुड हैव देयर से इन द वर्किंग, लेकिन पार्लियामेंट का मानना था कि जो जनता की आवाज है, जो जनता का प्रतिनिधित्व है, अगर राजा उसी को नहीं सुन रहा, एक कंट्री को बनाने में केवल राजा का ही योगदान नहीं होता है, जनता का भी योगदान होता है। The argument continued for many years. बहुत साल तक यह argument रहा, eventually resulting in a lengthy civil war fought between those on the side of the parliament and those on the side of the monarchy. तो ये एक मतलब ये एक बहुत सिविल वॉर जो है शुरू हुआ जब मिल्टन ने ये सोचा था कि उन्होंने ये सोचा कि भाई बस मुझे अब पोएम्स लिखने को छोड़कर प्रोज लिखना चाहिए, आई शुड सर्व माई कंट्री इन दिस वे। तो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द एजुटेशन, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपनी कंट्री को, बिकॉज ही वॉज अ राइटर, तो मुझे ऐसे ही अपनी कंट्री की सेवा करनी चाहिए। तो एक लंबा वॉर जो है वो चला। जो पार्लियामेंट के साइड में थे दे वर राउंड हेड्स और एंड प्यूरिटन्स, और जो लोग राजा के साइड थे दे वर केवेलियर्स। जो राजा के सपोर्टर्स थे दे वर केवेलियर्स, जो लोग पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे दे वर राउंड हेड्स। ठीक है। दिस वॉर रेज्ड ऑन नियरली अ डेकेड, 10 साल तक ये वॉर जो है वो चला, 1641-42 तक चला, और 42 में से शुरू हुआ था। इवेंचुअली किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज ट्राइड फॉर ट्रेजन, उनको अरेस्ट करा गया। 1649 उन पे मुकदमा चला, और 1649 में फाइनली उनको धोखा का आरोप लगाते हुए उनको जो है वो मार दिया गया। And Charles II was exiled. Charles I is the English is the only, और वो चले गए थे वहां से, चार्ल्स सेकंड भाग गए थे। चार्ल्स फर्स्ट इज द ओनली इंग्लिश मोनार्क एवर टू बी पब्लिकली एग्जीक्यूटेड। ये इतिहास का एक फैक्ट है कि इसी राजा को पब्लिकली एग्जीक्यूटेड नहीं किया गया था, बट इट वाज चार्ल्स फर्स्ट जिन्हें 1649 में बी हेडेड जो है वो किया गया था। एंड देखिए उस समय का ये कि इस कृत्य को सही ठहराया गया था बाय मिल्टन, और इसी के लिए उनको जो है इस कृत्य को सही ठहराने के लिए उनको लेटिन सेक्रेटरी, सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो क्रॉमवेल के द्वारा ऑफर की गई थी।
द राइज ऑफ ऑलिवर क्रॉमवेल। ऑलिवर क्रॉमवेल सिविल वॉर के दौरान एक पॉलिटिशियन थे ऑलिवर क्रॉमवेल, शोड हिज प्रोविस एज अ मिलिट्री लीडर। क्रॉमवेल एकदम से उभर कर आए, लोगों को लगा एक यही व्यक्ति है जो हमारा जो है नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए एक बात है, अगर जनता जो है वो बिखरी हुई जो है वो रिवोल्ट कर रही है तो ऐसा नहीं हो सकता, जनता को लीडरशिप की जरूरत होती है। एंड ऑलिवर क्रॉमवेल प्रूव्ड हिज प्रोविस कि उन्होंने ये प्रूव करा कि हाँ, मैं जो है आपको जो आप चाहते हैं वो मैं आपको दिलवा सकता हूं। क्रॉमवेल डिसलाइक्स फॉर चार्ल्स फर्स्ट was personal as well as political। वो वैसे ही उनके ग्रजेस थे, पर्सनल ग्रजेस भी थे और पॉलिटिकल ग्रजेस तो थे ही। दिस इज बिकॉज चार्ल्स हैड मैरिड अ रोमन कैथलिक एंड ऑलिवर क्रॉमवेल वाज अ प्यूरिटन। क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट ने रोमन कैथलिक से शादी की थी और ऑलिवर क्रॉमवेल जो है वो एक प्यूरिटन थे। The Puritans were a Protestant religious group that believed the Church of England had too many similarities with the Roman Catholic Church। Puritans एक Protestant religious group था जिनका यह मानना था कि जो English Church है वो बिल्कुल Roman Catholicism को अपना रहा है and there should be purity in the environment of the church। कि चर्च के एनवायरमेंट में प्योरिटी होनी चाहिए, मन कर्म वचन से जो चर्च है उसे प्योर होना चाहिए। They sought to purify the church। वो चर्च में जो इल प्रैक्टिसेस थी, जो पोप का बहुत ज्यादा दखलंदाजी थी, उन्हें हटा देना चाहते थे। इस विलियम लॉर्ड को आर्क बिशप बनाए जाने की वजह से चार्ल्स फर्स्ट के द्वारा, ये भी एक रीजन था सिविल वॉर के शुरू होने का, बिकॉज ही स्टॉप्ड प्यूरिटन्स फ्रॉम एंटरिंग द चर्च। तो इसीलिए ये भी एक रीजन था कि द प्यूरिटन्स वर अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट। बहुत ज्यादा मतलब लोग जो है चार्ल्स फर्स्ट से चिड़े हुए थे। एंड रिटर्निंग टू अ स्ट्रिक्ट मॉरल कोड एंड यूजिंग टीचिंग्स ओनली फाउंड। इनका ये मानना था प्यूरिटन्स का, मिल्टन बीइंग अ प्यूरिटन, कि जो फॉलो करो, जस्ट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल एंड नथिंग एल्स। कुछ और चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। When Charles first was executed, Cromwell established the Commonwealth of England। जब चार्ल्स फर्स्ट को beheaded किया गया, कॉमनवेल्थ जो है वो लागू कर दिया गया। Ended the monarchy, राजा का शासन समाप्त हुआ and became the leader of the country। और वो देश के लीडर जो है वो बन गए। He could not be the king, but he was equivalent to king। The new leader began by integrating his Puritan beliefs and removing any religious ceremonies he saw fit। अब उन्होंने आते ही अब कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हर कोई तो प्यूरिटन था नहीं, दे वर रॉयलिस्ट टू। और ऐसा तो नहीं है हर कोई चार्ल्स फर्स्ट को पसंद नहीं करता था। अब जिसके आप में पावर आती है ना, वो अपने रिलीजियस बिलीव्स को थोपना शुरू कर देता है। एंड द सेम वाज हैपनिंग विद द कंट्री एट दैट टाइम, कि जो उनके प्यूरिटन बिलीव्स थे क्रॉमवेल के, उन्होंने वो सारी रिलीजियस सेरेमनीज हटानी शुरू कर दी जो उनके हिसाब से लोगों के दिमाग को खराब करती थी। ही ऑल्सो रीइंफोर्स्ड अ थिएटर बैन। उन्होंने थिएटर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हैड फर्स्ट पुट इन प्लेस years earlier during the he also reinforced कि उन्होंने भाई थिएटर पे बैन लगा हुआ ही था, उन्होंने और रीइंफोर्स करा कि थिएटर्स पे बैन लगा ही रहना चाहिए, थिएटर्स पे से बैन हटना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था थिएटर देख के लोग जो है ये लाइट हार्टेड जो ये ड्रामास वगैरह देखते हैं, उसी हिसाब से लोगों का दिमाग भी जो है वो ककेटरी और ये सब भर जाती है लोगों के दिमाग में। दिस लॉ ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ ऑल लंडन थिएटर्स। उन्होंने सारे लंदन के थिएटर्स बंद करा दिया एंड मेड इट इलीगल टू स्टेज प्लेज। और उन्होंने तो ये कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति प्ले नहीं देखेगा, अगर प्ले देखेगा तो जेल में जाओ। मतलब ये हद थी। अब लोगों को तो लगा था यार जनता का प्रतिनिधि आएगा तो जनता की कम से कम कुछ तो सुनेगा, इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। Parliament claimed the ban was due to the light-heartedness of drama, stating that it was incompatible with the social and religious climate of the time। अब चूंकि he was a Puritan, उनका ये मानना था कि अगर बहुत ज्यादा light-hearted चीजें जो है लोग देखेंगे तो वो उसी हिसाब से बिहेव करेंगे, there would not be any gravity in their conduct।
तो इसीलिए उनको जो है थिएटर देखने से उनको रोक लगा देनी चाहिए। अगर थिएटर देखेंगे तो उतने ही लाइट हार्टेड हो जाएंगे और जो है वो बिल्कुल भी उनके अंदर देश के प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान जो है वो नहीं रह जाएगा। दैट व्हाट ही बिलीव्ड। अंडरस्टैंडेबली दीज चेंजेस क्विकली मेड क्रॉमवेल्स रेजिम अनपॉपुलर विद द पब्लिक। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो लोग उस चीज से खुश रहते हैं, बट इफ यू ट्राई टू इम्पोज योर रिलीजियस बिलीव्स, योर फेथ्स, योर बिलीव्स ओवर पीपल, ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ स्टिर। ये जो है वो एक बहुत ज्यादा जो है लोगों के अंदर असंतोष की भावना पैदा करेगा। आपको जो चीज पसंद है और जरूरी तो नहीं है वो दूसरों को भी पसंद हो, और आप जरूरत लोगों से ये एक्सपेक्ट करो कि जो मुझे पसंद है वो तुमको भी पसंद होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो है इससे लोग जो है वो बहुत जल्दी जो है वो चिढ़ने लगे और उनको लगने लगा कि क्या हमने जो है इससे अच्छा तो चार्ल्स फर्स्ट ही बढ़िया थे। नाउ रिटर्न ऑफ द किंग। अब जब ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हुई 1658 में, द रेजिम ही हैड क्रिएटेड सीम्ड बाउंड टू फॉल। तो भैया ये तो था ही कि जो उन्होंने इतना ज्यादा मतलब इतना स्ट्रिक्ट अनुशासन और लोगों को बांधने की कोशिश करी थी वो तो टूटना ही था। उनके जो बेटे थे रिचर्ड वो नहीं संभाल पाए और जो है वो पब्लिक में बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए। इन टर्न रॉयलिस्ट बिगैन टू प्लॉट रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, इसीलिए उनको आना पड़ा चार्ल्स सेकंड को फ्रॉम फ्रांस एंड असेंड टू द थ्रोन, और वो गद्दी पर आए। On 25th May 1660, Charles II arrived back in England and the monarchy was restored. 1660 में गाजे बाजे के साथ चार्ल्स सेकंड को बुलाया गया, उनसे कहा भाई साहब आप गद्दी संभाल लो, बस हम दुखी हो चुके, त्रस्त हो चुके, आप आइए। चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए एंड द monarchy got restored in 1660 in retaliation। अच्छा ये एक फैक्ट है, आई डोंट नो वेदर आप लोग को पता है या नहीं। रिटेलिएशन, इतना गुस्सा था चार्ल्स सेकंड के अंदर कि अपने फादर को कि उनके फादर को 1649 में बीहेडेड किया गया था कि चार्ल्स सेकंड ने ओलिवर क्रॉमवेल की बॉडी को निकलवाया एंड एक्सिक्यूटेड और उसे फिर से मारा। Even though he was already long dead, वो तो बहुत लंबे समय पहले मर चुके थे। His head was then displayed out, उनके सिर को ऐसे ही डिस्प्ले किया गया जैसे उनके फादर के सिर को डिस्प्ले किया गया था। इतना रिटेलिएशन था कि कैसे मेरे पिता को जो है एक पब्लिकली मारा गया, एक राजा को बीहेडेड किया गया और उसको पब्लिक को दिखाया गया। और इस यही चीज उन्होंने करी कि वो जो है उनके हेड को लोगों को दिखाया गया स्पाइक अबव, वेस्टमिनिस्टर हॉल में दिखाया गया। चार्ल्स सेकंड न्यू हाउ टू होल्ड अ ग्रज, क्योंकि चार्ल्स सेकंड के अंदर वो जो गुस्सा था वो उबल रहा था एंड उस रिटेलिएशन को उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के हेड से जो है उनकी बॉडी को, मतलब उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उस बॉडी को दिखाया कि नाउ आई एम बैक और मैं अब हर उस इंसान के अगेंस्ट हूं जो ओलिवर क्रॉमवेल के साथ था। Now restoring what was lost. The restoration was more than just the return of the monarchy. Restoration केवल monarchy का ही return नहीं था. It also signified the returns of the theatres after a 18-year ban. 18 साल तक जो बैन लगा हुआ था वो बैन चार्ल्स सेकंड के आते ही हट गया। 1660 में थिएटर्स खुल गए 18 साल बाद। 2 new theatres were introduced to London. 2 नए थिएटर्स जो हैं वो खुले, द ड्यूक्स कंपनी एंड द किंग्स कंपनी, ये 2 नए थिएटर्स खुले। फेस्टिवल्स मेड अ कमबैक। ओलिवर क्रॉमवेल ने क्रिसमस सेलिब्रिटीज पर भी रोक लगा दी थी, तो फेस्टिवल्स जो है वो वापस आए। सिटीजन्स कुड सेलिब्रेट क्रिसमस अगेन। देयर वाज एन एटमॉस्फेयर, लिबर्टी एंड अपॉर्चुनिटी इन द एयर। अब दोबारा से लोगों के खुशी के दिन जो हैं वो वापस आ गए थे। It didn't take long for Charles II's honeymoon as king to end. People questioned his extravagant taste. अब Charles II तो आते ही ये ले बहुत ज्यादा extravagant taste थे उनके, बहुत ज्यादा extravaganza की वजह से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, where are you spending? इतना पैसा तुम आके ला कहाँ से रहे हो? And there was concern that he was allying himself too closely with the Catholics in France. और ये भी उन पर आरोप लगाया जाने लगा कि वो रोमन कैथोलिसिज्म को शायद जो है देश में इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो
कैथलिक्स के साथ उनका टाइप जो है वो चल रहा है. द पीरियड वॉज ऑल्सो डिफाइंड बाय द 1665 ग्रेट प्लेग. इसी समय पे 1665 में ग्रेट प्लेग जो है फैला, बट ही डिड नॉट पुट अ बैन ऑन द थिएटर्स. और कहते हैं कि 2 लाख लोग उसमें मरे, 7,000 लोग हर हफ्ते मरते थे. एंड ग्रेट फायर ऑफ लंदन, इट वाज द सेम ग्रेट फायर इन विच कहते हैं कि प्लेग के कीटाणु भी जल गए इसमें, और मिल्टन की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसमें डिस्ट्रॉयड हो गई. मिल्टन को अरेस्ट भी कर लिया गया, उनकी कॉन्फिस्केट भी कर ली गई उनकी प्रॉपर्टी. और मिल्टन बहुत जो है उनकी कंडीशन जो है इस समय तक खराब जो है वो हो गई थी. एंड ये जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन थी, इसने 13,000 हाउसेज, 87 चर्चेस जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए थे. द रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर. अब ये तो था रेस्टोरेशन पीरियड को हम शुरू से लेते हुए आए. अब हम इस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में देखते हैं. The motto of English literature during the Restoration period was the restraint off. कि भाई अब किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि कोई बंधन नहीं है. तो अब इस बंधन मुक्त से, उसको पैरों में बंधन था, बंधन टूट गए थे, तो उस बंधन को जो है, बंधन मुक्त चीजों को एंजॉय करना, दैट वाज द मोटो ऑफ द लिटरेचर. राइटर्स वर फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म. राइटर्स बिल्कुल फ्री थे, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू राइट दे कुड राइट, एंड दे कुड ऑल्सो प्रेजेंट दोज थिंग्स एंड द स्टेज इन ओवर द स्टेज एज वेल. नाउ much of the work from this period had a political focus. लेकिन इस समय जो जितने भी works लिखे गए उनका focus politics पे था. Some writers welcome Charles II with open arms. कुछ लोगों ने चार्ल्स सेकंड को बहुत खुले हाथों से जो है खुले दिल से एक्सेप्ट करा, while others lamented his return. लेकिन कुछ ने, जैसे मिल्टन, उनके रिटर्न को लेमेंट करा, क्यों गए. Let's look more closely two famous works of Restoration literature. First one is Astrea Redux, a poem on the happy restoration and return of His Sacred Majesty Charles II. ये लिखी थी, ड्राइडन के द्वारा लिखी गई थी. जॉन ड्राइडन, who was the first official poet laureate, इन्होंने जो है, ड्राइडन ने चार्ल्स II को ओपन आर्म से वेलकम करा. इन्होंने राजा को प्रेजेस हिज ट्रेड्स, उनकी तारीफें करी, एंड रिकमेंड्स पॉलिसीज द किंग शुड अडॉप्ट. उन्होंने कहा कि किंग को किस पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ मेनी एग्जांपल्स ऑफ जॉन ड्राइडन्स पॉलिटिकली ओरिएंटेड पोइट्री. एस्ट्रिया रिडक्स उनकी वन ऑफ द मतलब जो एक पॉलिटिकली चार्ज जो पोएम है उनकी. पोएट्स ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एरा आल्सो हेल्प टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट जो कि चौसर ने यूज करा है, वो हीरोइक कपलेट कहीं खो सा गया था. उस हीरोइक कपलेट को रेस्टोरेशन पीरियड में फिर से एक शेप मिली, और इस हीरोइक कपलेट एक लाइन होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है, 10 syllables होते हैं हर लाइन में, 1 line ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर एंड पेंटामीटर. इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन इज alongside Alexander Pope, Dryden is typically credited as one of the poets that perfected the style. वैसे तो देखिए, जब ऑगस्टन एज में यह माना जाता है कि हीरोइक कपलेट को जो परफेक्ट करा है वो अलेक्जेंडर पोप ने करा है, मगर इसके पहले ड्राइडन ने भी जो है वो इस स्टाइल को परफेक्ट करने में पूरा जो है वो उनका क्रेडिट जाता है. आयम्बिक पेंटामीटर occurs when a line of verse contain 5 metrical feet, each of which contains 1 unstressed syllable followed by. आयम्बिक का मतलब होता है 1 unstressed 1 stressed, 5 बार जो है ये पैटर्न रिपीट होता है, उसे आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है. नाउ पैराडाइज लॉस, एक तो एस्ट्रिया रिडक्स हमने पढ़ी, इसके बाद मिल्टन ने पैराडाइज लॉस लिखा था. भाई उनका पैराडाइज तो इस समय खो ही गया था. ही वाज वेरी हैप्पी ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्रॉमवेल, बट क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी. एंड्रू मार्वेल की उनको अरेस्ट भी करा गया था. एंड्रू मार्वेल बीइंग अ पॉलिटिशियन, उनको वो छूट भी गए थे, बट बहुत ज़्यादा उनकी संपत्ति को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था. इससे पहले उनकी जो मतलब संपत्ति करना जो है वो ख़त्म भी हो गई थी. तो पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने अपने जीवन के अंत में जो है वो लिखा है. पैराडाइज लॉस्ट हैज ट्रांसेंडेड ऑल लिटरेरी मूवमेंट्स टू बिकम अ टाइमलेस क्लासिक. ये एक सेकेंडरी और एपिक है. मिल्टन ने इसमें जो है ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया है. मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन एंड सपोर्टेड द पार्लियामेंट. मिल्टन जो है वो प्यूरिटन थे, पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, एंड ही ऑल्सो पब्लिकली एंडोर्स द एग्जीक्यूशन. और वो चार्ल्स फर्स्ट के बी हेडेड जो किया गया था उनके एग्जीक्यूशन को वो सही ठहराते थे.
unsurprisingly, this made Milton an unpopular figure with Charles II. Charles II जो है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. When he returned to the throne, so much so that Milton was under threat of arrest and execution in 1660. तो जिसलिए जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया तो मिल्टन को हर समय यही डर लगता था, भैया अब पकड़ा गया, अब मारा गया, अब पकड़ा गया. While he was eventually pardoned, लेकिन उनकी को माफी दे दी गई. This didn't give him a newfound appreciation for the, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजा की तारीफ करनी शुरू कर दी. Within Paradise Lost, Milton explores the downside of placing faith in one being. इसमें उन्होंने दिखाया है कि एक ही में विश्वास अगर आप कायम रखें तो उसके क्या जो है डाउनसाइड्स होती हैं. Knowing that Milton was an anti-monarchist, we can interpret that Milton is using the narrative of Paradise Lost to warn against giving one individual like a king or a queen absolute power. उसमें मिल्टन ने Paradise Lost में ये बताया कि if you give किसी को absolute power देते हैं तो वो उस जिसको तुमने पावर दी है, जिन्होंने पावर दी है उन्हीं के लिए वो खतरनाक जो है वो बन जाता है. Paradise Lost is written entirely in blank verse. This means it has a regular metrical structure but contains no rhymes. Milton is framed as one of the leading poets who popularized this unique style of poetry. इन्होंने इसे blank verse में लिखा, although epics are written in heroic couplets, मगर मिल्टन ने इसे blank verse में लिखा है और बहुत ही perfectly इसको उन्होंने shape किया. Now let's talk about theater. जब थिएटर बैन जो है वो उठ गया 1660 में, ड्रामा विटनेस्ड अ ट्रिमेंडस रिसर्जेंस. ड्रामा एकदम से उठकर आया. पीपल सॉ इट एज अ वेलकम रिलीज आफ्टर इयर्स ऑफ प्यूरिटन रूल. बहुत लंबे समय बाद लोगों ने राहत की सांस ली. ओहो, अब हम थिएटर जा सकते हैं, अब हम थिएटर्स में अपनी पसंद के जो है वो ड्रामास देख सकते हैं. एंड रेस्टोरेशन थिएटर बहुत लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट का एक मुख्य साधन जो है वो बन गया. One prominent genre that arose during this time was a restoration comedy. इस समय पे restoration comedy उभर कर आई. Heroic restoration comedy, comedy of manners जिसे कहा जाता है. Restoration comedy was a style of drama based on wit, satire, body humor and social commentary. Restoration comedy जो है एक ऐसा ड्रामा था जो कि वाक्चातुर्य पे, सटायर पे और थोड़ी सी अश्लीलता जो है उसमें थी और सोशल कमेंट्री हुआ करती थी. Comedy of manners भी इसी समय पे आया था. After years of censorship, playwrights began to push the boundaries of what could be shown on stage. सालों की जो है इतनी ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है वो रोक लगा दी गई थी कि लोगों ने जो है अब ये सोचा भैया अब हम जो है हमारा जो मन करेगा वो लिखेगा. That is why they started using body language and they could not even think of using this type of language during the rule of Cromwell. ऐसी लैंग्वेज अगर यूज करते था तो क्रॉमवेल उठा उठा के धो धो के कूटता. Restoration comedies would frequently comment on marriage and class and include sexual content that would have been too explicit for stage only years earlier. Restoration comedies में comment on marriage, शादी पर और class पर sexual content भी हुआ करता था जो कि stage के हिसाब से अगर Puritan period को देखा जाए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था. मगर वो कहते हैं ना कि जब किसी के बंधन खोल दो तो वो बिल्कुल ही जो है वो licentious जो है वो हो जाते हैं. And that's same happened with the writers of that particular era. One of the most famous playwrights from this period was William Wycherley, best known for his lewd comedy The Country Wife, which included sexual scenes and satirized the upper classes. ये इसमें upper classes को जिसमें satirize किया जाता है वो comedy of manners होती है. तो इसमें एक है विलियम विचर्ले की है lewd comedy है, एक हल्की सी मतलब lewd एक sexual content को बताती हुई comedy है The Country Wife. और इसके बाद satire involves, इसमें satire क्या होता है? सटायर का मतलब होता है किसी की फॉलीज का मजाक उड़ाना जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके. सटायर इन्वॉल्व द यूज ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी टू रिडिक्यूल अ पर्सन और पर्टिकुलर सबसेट ऑफ सोसाइटी. सटायर में किसी की व्यक्ति का किसी फॉली का मजाक उड़ाया जाता है और ये पॉलिटिकल इश्यूज या सोशल इश्यूज में यूज किया जाता है. रेस्टोरेशन पीरियड में विमेन राइटर्स जो हैं वो उभर कर आई. The license granted by Charles made it a requirement for female parts to be played by female performers. और इससे पहले प्लेज में जो लड़के होते थे वही लड़कियों की भूमिका निभाया करते थे, लेकिन चार्ल्स सेकंड के द्वारा दिए गए लाइसेंस की वजह से अब स्टेज पर लड़कियां भी हीरोइन के रूप में लड़कियां आने लगी थी.
दिस सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल ऑल्सो अलाउड फीमेल ड्रामेटिस्ट. अब इसी समय पे फीमेल ड्रामेटिस्ट भी आई. फीमेल ड्रामेटिस्ट कौन थी? बिफोर द रेस्टोरेशन द आइडिया ऑफ अ प्रोफेशन फीमेल प्ले राइट वॉज अनहर्ड ऑफ. इससे पहले, रेस्टोरेशन से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि फीमेल प्ले राइट जो है वो आएगी. लेकिन न्यू फाउंड सेंसेस लिबरेशन, नई नई लिबर्टी मिली तो भैया सब चीज पॉसिबल है. और आई एफ्रा बेन. एफ्रा बेन द फर्स्ट वुमेन राइटर हु यूज्ड टू राइट फॉर द सेक फॉर हर लाइवलीहुड, जो पैसा कमाने के लिए लिखा करती थी. और जो इस एफ्रा बेन जो कि अपना जो इसी काम से जो है वो पैसा कमा रही थी. द चेंजिंग नेचर ऑफ द थिएटर्स प्रोवाइडेड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्किल्ड प्ले राइट लाइक बेन टू राइज टू फेम. इन्होंने जो है एफ्रा बेन ने लिखा. Ben's The Rover tells the story of a group of English gentlemen holidaying in Naples. जो रोवर लिखा है उन्होंने, उसमें इंग्लिश जेंटलमैन नेपल्स में जो है इटली में वो अपना हॉलिडे कर रहे हैं. दिस रेस्टोरेशन कॉमेडी टैकल्स थीम्स ऑफ मैरिज, जेंडर रोल्स एंड लव विद क्लेवर. ये भी रेस्टोरेशन कॉमेडी है. अदर रेस्टोरेशन प्लेस जो हैं वो एफ्रा बेन के हैं. द डच लवर, द एम्परर ऑफ द मून एंड द टाउन फॉप. मैरी पिक्स emerged as a professional dramatist in 1696. ये 1696 में आई थी. इन्होंने बहुत से अच्छे सक्सेसफुल प्लेस लिखे हैं. Some of the most famous plays are The Different Widows, The Double Distress and The 13th Emperor of the Turks. Pix was inspired. Pix जो है वो एफ्रा बेन से काफी प्रभावित थी and was the colleague of many other critical female playwrights like Catherine Trotter and Deliver Menley. इनसे भी जो है वो काफी प्रभावित थी. तो ये था हमारा आज रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में. और इसके बाद अब हम लोग जो हैं ऑगस्टन एज को लेंगे. पहले क्वेश्चंस जो हैं वो लेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप लोगों को समझाऊंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक्ड इट. और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे. बाय बाय और पढ़ते रहिए.